सब्सक्राइब कीजिए आरएस एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। आज हम अपने भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में बात करेंगे। मेरे पिछली वीडियो मैंने आपको 1773 और 1781 का जो अधिनियम था उसके बारे में बता दिया था, रेगुलेटिंग एक्ट और उसका जो संशोधित अधिनियम था। आज बात करते हैं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था वो उस टाइम ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम पिट था, उन्होंने अपने नाम पे ये एक्ट बनवाया था। और वो ये चाहते थे कि जो ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण है ईस्ट इंडिया कंपनी पे वो पूरी तरह उस पर बना रहे। वो ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी रूप में बेलगाम नहीं छोड़ना चाहती थी और उसकी पूरी कोशिश यही थी कि हर कंपनी की जो भी गतिविधि देश में हो रही है, भारत में चल रही है, उस पर पूर्णतः लगाम जो है वो पिट के पास रहे। इसलिए उसने इस एक्ट के माध्यम से एक 6 लोगों की एक समिति बनाई जिसमें एक चांसलर, एक राज्य सचिव और 4 अन्य सदस्य प्रतिनिधि थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया और साथ में उसने गुप्त समिति बनाई जिसके अधीन मद्रास का जो गवर्नर और बम्बई का गवर्नर जन था और बंगाल का गवर्नर जो है, इन तीनों को उस परिषद के अधीन कर दिया। साथ में उसने बंगाली गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया कि वो किसी भी तरह ऐसे कानून को रद्द कर सकता है जो कि ब्रिटिश सरकार और कंपनी के खिलाफ परिषद ने पास किए हैं। और साथ में उसने ये भी कहा कि जो गवर्नर जनरल रहेगा बंगाल का, वो मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर और बम्बई प्रेसिडेंसी गवर्नर के आदेशों के ऊपर को भी कैंसिल करने का उसका अधिकार रहेगा। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। 1784 में एक्ट आया था, पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से ये मशहूर है। उसके बाद 1786 में अगला कानून आता है, एक्ट आता है जिसका नाम था 1786 का अधिनियम। इसमें जो पिट थे वो पिट ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल के रूप में बंगाली गवर्नर जनरल के रूप में स्थापित किया। लेकिन कॉर्नवालिस की जिद थी कि वो तभी यह पद संभालेगा जब उसे गवर्नर जनरल के साथ साथ मुख्य सेनापति का भी पद दिया जाएगा। तो 1786 के अधिनियम में ये प्रावधान जोड़ा गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियुक्त जो भी सैन्य संगठन है भारत में उसका मुख्य सेनापति रहेगा। साथ में सेना के से जुड़े हुए और व्यापार से जुड़े हुए भारत में जो भी निर्णय है उसका बंगाली गवर्नर जनरल के पास एकाधिकार रहेगा। तो ये 2 बातें 1786 के अधिनियम में कही गई। उसके बाद जो अगला अधिनियम है वो है चार्टर एक्ट 1793 का, 1793 का। और इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार को भारत में 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और साथ में गवर्नर जनरल को उसकी काउंसिल के जो निर्णय है उनको रद्द करने का अधिकार दिया गया। जो कि ये जो 1786 के अधिनियम में ये अधिकार सिर्फ गवर्नर जनरल को पास था जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल था। बाद में 1793 में जो मद्रास और बम्बई के गवर्नर थे सिर्फ उनको भी अधिकार दे दिया गया कि वो अपने काउंसिल के किसी भी निर्णय को रद्द कर सकते हैं। मतलब अगर बेसिक अंतर देखा जाए 1793 और 1786 में, तो 1786 में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था सिर्फ उसी के पास ये अधिकार थे कि वो अपनी काउंसिल द्वारा लिए गए निर्णय को रद्द कर सकता है। लेकिन 1793 के अधिनियम में ये अधिकार उसके अधीनस्थ जो 2 प्रेसिडेंसी थी मद्रास और बम्बई उनके गवर्नर को भी अधिकार दे दिया गया। उसके 20 साल बाद 1813 में अगला एक्ट आया, उसका नाम था चार्टर एक्ट 1813। इस एक्ट में कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार थी, जो मोनोपोली थी उसके चाय के व्यापार को लेकर, कॉटन के व्यापार को लेकर, उस मोनोपोली को खत्म कर दिया गया। साथ में चीन में जो चाय के व्यापार को लेकर कंपनी का एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो उसको उसी तरह जारी रखा गया कि भारत में चाय के व्यापार को लेकर एकाधिकार कंपनी का खत्म कर दिया गया। लेकिन चीन देश में उसका जो एकाधिकार था चाय बेचने का, चाय उगाना, चाय के बागान विकसित करने का, वो कंपनी के पास ही था। साथ में 1813 में ईसाई धर्म के प्रचारकों को भारत में बसने की अनुमति दे दी गई थी और कंपनी का भारतीय प्रदेशों और राजस्व पर 20 वर्षों तक अगले 20 वर्षों तक नियंत्रण को भी स्वीकार किया गया। तो ये कुछ विशेष बातें हैं 1813 के चार्टर एक्ट की। अब अगले 20 साल बाद फिर एक एक्ट आया 1833 में, वो उस एक्ट का नाम है चार्टर एक्ट 1833। इसमें फिर से 20 वर्ष के लिए कंपनी को भारतीय प्रदेशों राजस्व वसूली
के नियंत्रण को स्वीकार कर लिया गया, मतलब बढ़ाया गया। और साथ में कंपनी के चीन के साथ जो चाय का व्यापार को उसको एकाधिकार प्राप्त था चीन में। 1813 में भारत में चाय के व्यापार का एकाधिकार तो खत्म ही कर दिया गया था, लेकिन चीन में जो मोनोपोली थी चाय के व्यापार की, वो उसकी तो बदस्तूर जारी रखी गई थी। तो 20 साल बाद 1833 के इस अधिनियम में चीन में भी जो एकाधिकार था उसके पास चाय के व्यापार को लेकर, उसको बंद खत्म कर दिया गया। साथ में एक बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उसके पोस्ट बढ़ गई और उसकी पोस्ट का नाम भी चेंज हो गया। और अभी तक जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी थी, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, उसमें 3 सदस्य होते थे। अब इस काउंसिल में एक चौथा सदस्य की नियुक्ति की गई, जिसको विधि सदस्य कहा गया, लॉ मेंबर। और विधि सदस्य के रूप में जो पहली नियुक्ति हुई वो हुई थी लॉर्ड मैकॉले की, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। और साथ ही में इस एक्ट में 1833 के एक्ट ने दास प्रथा को खत्म करने का प्रावधान भी इस चार्टर के तहत लाया गया। दास प्रथा को खत्म करवाने का जो श्रेय जाता है भारत में, वो राजा राम मोहन रॉय को जाता है। इन्होंने सती प्रथा और दास प्रथा को खत्म करने के लिए देश भर में आंदोलन चलाए थे और अंग्रेजों से मिलकर उन्होंने इस अधिनियम में इस बात को जुड़वाया। अब 1833 के बाद अगले 20 वर्ष में चार्टर आएगा। तो अब जो चार्टर आता है वो 1853 में आया, चार्टर एक्ट 1853 में। इसमें आपको एक विशेष बात बस ये याद रखनी है कि इस एक्ट के से शासकीय सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रावधान किया गया। मतलब आप लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और ये एक ऐसी संस्था बनाएगी जो कि शासकीय सेवाओं में नौकरी के इच्छुक लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की व्यवस्था कराएगी और उनकी नियुक्ति करेगी। तो पहली बार जो प्रतियोगी परीक्षाओं का जो प्रावधान आया वो 1853 के एक्ट में आया। और पहली बार जो भारत में प्रतियोगी परीक्षा संपन्न हुई थी वो 1858 में इलाहाबाद में संपन्न हुई थी। अब इसके बाद अब अगला जो एक्ट आना था वो 20 साल बाद आना था, मतलब 1873 में आना था। लेकिन इसी बीच में मंगल पांडे द्वारा वो अपने ही जो बैरक के अधिकारी थे उनके ऊपर गोली चलाने से जिसे हम कहेंगे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति का बिल्कुल बच गया। और फिर देश भर में कई जगह विद्रोह हुए अंग्रेजों के खिलाफ, जिसको 1857 की एक स्वतंत्रता क्रांति कहते हैं। तो इस क्रांति से अंग्रेजों को ये और ब्रिटेन को ये सबक मिला कि भारत की जनता जो है अब उनसे दबने वाली नहीं है और ये उनके द्वारा किए जा रहे अत्याचारों को अब सहन नहीं करेगी। ये सशस्त्र विद्रोह का रास्ता अपनाया है इन्होंने। देश भर में बहुत जगह दंगे हुए, अंग्रेजों को बहुत जान माल की हानि हुई। इसलिए उन्होंने आनंद फानन में 1858 में भारत सरकार अधिनियम एक्ट ला दिया। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा कि 1858 के पहले वाले जो एक्ट हैं जो हर 20 साल में आए थे उनका नाम चार्टर एक्ट था, लेकिन 1858 से अब जो एक्ट आएंगे उनका नाम रहेगा भारत सरकार अधिनियम या इंडियन काउंसिल एक्ट या भारत परिषद अधिनियम रहेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया। इसमें 1857 के सैनिक विद्रोह के बाद महारानी ने कंपनी का जो एक छत्र राज था भारत में उसको खत्म कर दिया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज भारत से खत्म हो गया, कंपनी राज खत्म हो गया और भारत को संपूर्ण तौर से ब्रिटिश सरकार के अधीन कर लिया गया। मतलब कंपनी राज खत्म करके क्राउन का राज या ताज का राज बना दिया गया, रानी का राज चालू कर दिया गया। और इस एक्ट को एक और नाम दिया गया था एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट इन इंडिया। तो एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट इन इंडिया जो है वो 1858 में आया और इस एक्ट के अंतर्गत कंपनी का राज भारत में पूर्णतः खत्म करके ब्रिटिश सरकार का राज चालू हो गया था और कंपनी के जो मुलाजिम थे वो कंपनी के मुलाजिम न रह के ब्रिटिश सरकार के मुलाजिम हो गए, मतलब उनके सर्वेंट्स हो गए। 1857 के जन विद्रोह के कारण ब्रिटिश सरकार को ये लगने लगा था कि भारत में अब भरा पूरा इतना बड़ा जो देश है वो कंपनी इसको संभाल नहीं सकती और कहीं ऐसा ना हो कि इतना संपन्न और इतने सारे संसाधनों से युक्त देश कहीं कंपनी की लापरवाही से ये देश उनके हाथ से निकल ना जाए। तो ये कंपनी के जो ऑफिसर्स थे और जो उनकी सेना थी वो बहुत कम थी। उनकी सेना में अधिकतर जो लोग थे वो भारतीय थे। तो कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय अपने ही भाई बंधु के खिलाफ लड़ने से मना करते हैं और वो कंपनी की सेना खुद कंपनी के खिलाफ खड़ी हो जाए। इसलिए ये सब सोच के ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे कंपनी का शासन पूरी तरह खत्म कर दिया और ब्रिटिश शासन को यहाँ पे लागू कर दिया। साथ में पहले यहाँ पे कंपनी के राज में एक संचालक मंडल और एक नियंत्रण मंडल होता था।
जिसके बदले अब यहाँ पे भारत सचिव की नियुक्ति की गई, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की नियुक्ति की गई और उसकी सहायता के लिए काउंसिल बनाई गई जिसका नाम इंडिया काउंसिल या भारत काउंसिल था और उस काउंसिल में 15 सदस्य होते थे। तो ये एक महत्वपूर्ण बदलाव आया कि एक सेक्रेटरी ऑफ इंडिया भारत सचिव की नियुक्ति की गई और उसके अधीन में भारत काउंसिल का गठन किया गया जिसमें 15 सदस्य थे। अब 3 साल बाद 1861 का भारत परिषद अधिनियम एक्ट आया, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 आया। इस एक्ट के तहत वाइसराय को अध्यादेश जारी करने का विशेषाधिकार दे दिया गया और यह भी कहा गया कि ब्रिटिश सम्राट भारत सचिव का सहयोग या राय लेकर किसी भी एक्ट को रद्द कर सकता है। ध्यान रखिए दोस्तों, ब्रिटेन का शासन आने से जो भारत का गवर्नर जनरल था उसके पद का नाम बदल के उसको वाइसराय कर दिया गया और वाइसराय जो है वो पूर्णतः भारत सचिव को उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी था। मतलब वो अपनी रिपोर्टिंग जो है वो भारत सचिव के को करेगा और भारत सचिव भारत मंत्री को करेगा और भारत मंत्री संसद में, ब्रिटेन संसद में अपनी ये बात रखेगी भारत को लेकर। तो इस एक्ट में 1861 के जो एक्ट में उसमें वाइसराय को एक विशेषाधिकार दे दिया गया, सुपर पावर दे दी गई कि वो किसी भी तरह के एक्ट को रद्द कर सकता है। और वो जो एक्ट को रद्द करेगा उसके लिए उसको भारत सचिव से राय मशवरा लेना पड़ेगा और साथ में उसको एक अध्यादेश जारी करने का आदेश दे दिया गया है। जिस अध्यादेश ऐसा कि ये एक तरह का ऐसा कानून होता है जिसके लिए उसको अपनी मंत्री परिषद या अपने अधीनस्थ जो भी राज्यों में राज्य सरकारें हैं, प्रांतीय जो सरकारें हैं, उनसे उसको पूछने की आवश्यकता नहीं थी। वो जो चाहे जैसा चाहे वो कानून ला सकता है और वो पूरे देश में लागू होना बाध्यकारी है। तो ये 2 बातें विशेष रूप से आप याद रखेंगे 1861 के लिए। उसके बाद 21 साल बाद जो एक्ट आता है उसका नाम था 31 साल बाद वो एक्ट आया, उसका एक्ट का नाम था 1892 का 1892 का एक्ट, भारत परिषद अधिनियम 1892 या इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, भारत में इलेक्शन की शुरुआत की गई। अब राज्यों के विधानमंडल के सदस्य केंद्रीय विधानमंडल के 5 सदस्यों का निर्वाचन कर सकते थे। जिस तरह अभी वर्तमान में राज्यसभा में जो लोगों की नियुक्ति होती है उनको जो राज्य सरकार होती है, मतलब जो राज्य के विधायक होते हैं वही लोग अपने बीच से चुन के अपने बाहरी से किसी व्यक्ति का नाम सुझा के राज्यसभा में भेजते हैं। तो इस एक्ट के तहत जो प्रांतीय सरकारें थी उनको अपनी प्रांत की तरफ से 5 लोगों को का निर्वाचन कर सकते थे जो कि केंद्रीय विधानमंडल या सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उसमें जाके बैठेंगे। और राज्य के विधानमंडल को अब केंद्रीय बजट पर बहस करने का भी अधिकार दे दिया गया था। हालांकि उनके पास बजट में मत देने का अधिकार नहीं था, मतलब वो बजट पे किसी भी तरह की वोटिंग करके उस बजट को कैंसिल या उस बजट में कोई आंशिक या पूर्णतः संशोधन नहीं कर सकते थे। लेकिन ये अच्छी बात थी कि अंग्रेजों ने भारतीयों को किसी लायक तो समझा, उन्होंने भारतीयों को कम से कम बजट पर बहस करने का अधिकार दिया कि वो अपनी हाँ ना अच्छी बुरी राय, बजट कैसा है क्यों है, इस पर अपनी राय व्यक्त कर सकते थे। और वो जनता को अखबारों के माध्यम से, न्यू प्रिंट मीडिया के माध्यम से जनता को मालूम चलती थी कि उनके द्वारा जो चुने गए लोग हैं, जो कांग्रेस, अधिकतर उस टाइम कांग्रेस के ही लोग विभिन्न प्रांतीय सरकारों में अपनी सरकार बनाए हुए थे। तो वो ये जनता में मैसेज जा रहा था कि जो हमने कांग्रेस को चुना है या कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं वो देश में और देश के लोगों के लिए किस तरह की बातें अपने भीतर रखते हैं और किस तरह वो अंग्रेजों के सामने अपने भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये एक बहस करने का अधिकार दिया गया था। जो प्रांतीय विधानमंडल के जो सदस्य थे, लेकिन उनको किसी भी तरह के वोट देने का अधिकार नहीं था। उसके बाद 1909 में एक्ट आता है भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। साथ में इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। तो मॉर्ले उस टाइम भारत सचिव थे और मिंटो उस टाइम भारत के वाइसराय थे, तो इसलिए उनका ना ये जो शॉर्ट फॉर्म है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 भी कहा जाता है। तो इस अधिनियम के तहत भारत सचिव मार्ले और उनके जो वाइसराय, जैसा मैंने कहा वाइसराय मिंटो के नाम से अधिनियम जाना गया है। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विधानमंडल जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, जिस तरह अभी वर्तमान में आपके पास 2 केंद्रीय विधानमंडल है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो केंद्रीय विधानमंडल में जो अभी तक 16 इसकी मैक्सिमम सीट्स थी, इसमें 16 लोगों की संख्या थी इसमें, इसको बढ़ा के 60 कर दिया गया। और पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचन के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का कॉन्सेप्ट आया। मतलब पहली बार ये इसे हम कहेंगे डायरेक्ट इलेक्शन का या कॉन्सेप्ट इसमें लाया गया कि जिस तरह हम अभी वर्तमान में लोकसभा में बैठने वाले सांसदों का चुनाव व्यक्ति द्वारा
जनता द्वारा डायरेक्ट किया जाता है। हम अपने क्षेत्र के सांसद के चुनाव के चुनने के लिए हम वोट डालते हैं। उस तरह ये जो पहली बार कॉन्सेप्ट आई 1909 में आया और सीधे जो केंद्रीय विधानमंडल है उसके सदस्यों को चुनने का अधिकार लोगों को दिया गया। साथ में केंद्रीय विधानमंडल की जो कुल सीट 16 थी अभी तक, उसको बढ़ा के 60 कर दिया गया। साथ में विधान परिषद के जो सदस्य थे, प्रांतीय विधान परिषद के जो सदस्य थे, उनको बहुत सारे नए हक मिले। जैसे कि अभी बजट पर बहस तो पहले करने का अधिकार दे दिया था 1892 में। बहस के साथ साथ वो अपने नए प्रस्ताव भी रख सकते हैं कि बजट में क्या चीज हमें लगता है हमें जोड़ना चाहिए। और साथ में वो जिसे हम कहेंगे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते थे, उस जवाब तलब कर सकते थे, जो कि गवर्नर जनरल की जो वो थी 15 लोगों की जो समिति थी, इंडियन काउंसिल भारत परिषद थी, उससे सवाल जवाब भी कर सकते थे बजट को लेकर। और साथ में उस टाइम एसपी सिन्हा पहले भारतीय थे जिनको भारतीय परिषद जो थी 15 लोगों की भारतीय परिषद, वायसराय की जो परिषद थी, उसमें इनको ये सदस्य बने थे। पहले भारतीय सदस्य हैं जो कि वायसराय की परिषद में इनको जगह मिली थी। तो नाम ध्यान याद रखिएगा, एसपी सिन्हा जी नाम इनका। ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारतीय परिषद में इनको जगह मिली थी। ये कार्यकारिणी परिषद में के सदस्य थे। उसके बाद 10 साल बाद 1919 का एक्ट आया, जिसको हम भारत सरकार अधिनियम एक्ट कहते हैं। 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। इस क्यों कहा जाता है? क्योंकि मॉन्टेग्यू उस टाइम भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड उस टाइम वर्तमान में भारत के वायसराय थे। इस रिफॉर्म के तहत, इस सुधार के तहत द्विसदनात्मक व्यवस्था, बाई कैमरल सिस्टम की व्यवस्था की गई केंद्रीय स्तर पे। जिस उसका जीता जागता नमूना आज आपके पास है कि आप केंद्र स्तर पे आपके पास 2 सभा है, एक राज्यसभा एक लोकसभा। उस तरह ये जो व्यवस्था है ये 1919 में लागू की थी और उस समय लोकसभा को केंद्रीय विधानसभा के नाम से जाना जाता था और राज्यसभा को राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था। तो ये 2 तरह की द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई, बाई कैमरल सिस्टम किया गया। और साथ में जो केंद्रीय विधानसभा थी, जो कि वर्तमान में आज की लोकसभा है, उसमें 140 सदस्य हुआ करते थे, जिसमें 57 निर्वाचित सदस्य थे, इलेक्टेड मेंबर्स थे। और जो राज्य परिषद थी, जो वर्तमान में आपकी राज्यसभा है, उसमें कुल 60 सदस्य हुआ करते थे, जिसमें 33 निर्वाचित थे। जितने बच रहे हैं आप घटा लीजिएगा, जैसे 60 में 33 से निर्वाचित थे तो बचे कितने? 27 जिसे हम कहेंगे अपॉइंटेड थे। प्रांतीय बजट, प्रोविजनल जो बजट है, जो प्रांत की या राज्य सरकारों में लाया जाता था, उसको केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था इसी अधिनियम के तहत। इसके पहले ये होता था कि केंद्र सरकार में बजट बनता था, वो ही केंद्र और पूरे जो भी प्रांतीय सरकारें जहाँ पे वहाँ पे लागू किया जाता था। लेकिन इस एक्ट के तहत केंद्रीय बजट अलग कर दिया गया और प्रांतीय बजट अलग कर दिया गया। आज आप देखें तो आपके राज्य और केंद्र की अगर बात करें तो दिल्ली केंद्र का बजट अलग बनता है और राज्य का बजट अलग बनता है। अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो मध्य प्रदेश सरकार अपना बजट अलग निकालती है और केंद्र सरकार अपना बजट अलग निकालती है। इस व्यवस्था की जो शुरुआत थी 1919 में की गई थी। तो 1919 में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी। पहले की द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। जिस तरह जैसे कि आज आपकी लोकसभा राज्यसभा है तो द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। दूसरा, उसमें इस एक्ट के तहत जो केंद्रीय बजट था और प्रांतीय बजट था उनको अलग कर दिया गया था। तो 2 बातें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। उसके बाद 1935 का अधिनियम आया जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, एक्ट का जो नाम है वो वही नाम याद रखिएगा। किसी को का नाम है भारत सरकार अधिनियम तो उसको आप चार्टर एक्ट नहीं कह सकते कि चार्टर एक्ट 1935, या उसको आप इंडियन काउंसिल एक्ट भारतीय परिषद अधिनियम नहीं कह सकते। जिसका जो नाम है उसका वही नाम आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि 1935 का जो एक्ट है उसका नाम है भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाम ही उसको लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा जहां भी आप इसका प्रयोग करें। तो इस अधिनियम के तहत 3 जो इसके पहले 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे जो कि 1929, 1930, 1931 में हुए थे। इसके बारे में विस्तार से कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो अभी क्योंकि हम महत्वपूर्ण संविधान के जो इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं, तो तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसमें जो भी निष्कर्ष निकला था उन सब निष्कर्षों को लेकर यह अधिनियम बनाया गया था। इस अधिनियम में कुल 321 आर्टिकल से 321 अनुच्छेद थे और यह अधिनियम अभी तक के आए हुए सारे अधिनियम में सबसे बड़ा और विस्तृत था। इस अधिनियम में
लगभग 99% जो बातें थी वो भारतीयों के हित में थी। भारतीयों द्वारा जो जो मांग की गई थी वो इस अधिनियम में डाल दी गई थी। और इस अधिनियम के तहत इंडियन काउंसिल जो कि 1858 में बनाई गई थी वायसराय के अधीन, उस काउंसिल को इस अधिनियम ने खत्म कर दिया। और साथ में प्रांतीय विधानमंडलों की जो संख्या थी उसको बढ़ा दिया गया। जैसे अभी हम बात करें मध्य प्रदेश के जो विधानसभा उसमें 230 मेंबर्स हैं। तो इस तरह उस टाइम जो प्रांतीय विधानमंडल थे, जहां जहां भी प्रांतीय चुनाव सरकारें बनी हुई थी, उनकी संख्या में इजाफा किया गया। और साथ में बर्मा का जो प्रशासन था, बर्मा मतलब आज का जो म्यांमार, उसके प्रशासन को भारत सरकार के प्रशासन से अलग कर दिया गया। इसके पहले भारत और बर्मा का को एक ही माना जाता था, और जो भी केंद्रीय बजट हो या केंद्रीय स्तर पे जो भी निर्णय लिए जाते थे वो भारत और बर्मा दोनों पे लिए जाते थे। तो 1935 के अधिनियम से बर्मा को अलग कर दिया गया और बर्मा के लिए अलग से कानून, अलग से बजट बनाए जाने की व्यवस्था की गई। उसके बाद 1946 में संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा के सदस्य के रूप में भारत के राज्यों के जो भी प्रांतीय सरकारें थी उनके सदनों से निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए व्यक्तियों को यहाँ भेजा गया। सारी प्रांतीय सरकारों ने अपने बीच से या अपने से अलग लोगों को सर्वसम्मति से चुना और उनको संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के सदस्य के रूप में उनको दिल्ली भेजा, मतलब केंद्र स्तर पर भेजा। यह चुनाव 9 जुलाई 1946 को संपन्न हुए। इस संविधान सभा की पहली बैठक भी 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आदि सभी इसके प्रमुख सदस्य थे। यहीं से संविधान सभा बाद में जब उसका पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो 2 हिस्सों में बंट गई। और उसमें उसका जो एक हिस्सा था वो भारतीय संविधान सभा कहलाया और जो दूसरे हिस्से थे वो पाकिस्तान संविधान सभा कहलाई। इस संविधान सभा में जो भी मेंबर्स थे, लगभग शुरुआत में 389 मेंबर्स, 389 मेंबर्स थे। ये मेंबर्स अलग अलग प्रांतीय सरकारों को लोगों द्वारा चुन के आए गए थे। अगर मोटे तौर पे मैं बात करूं तो लगभग प्रति 10 लाख लोगों में से एक व्यक्ति को चुना गया था, जो कि उन 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है संविधान सभा में। ये सारे मेंबर्स 2 साल 11 महीने 18 दिन में इन लोगों ने मिलकर संविधान का निर्माण किया। संविधान में अलग अलग विषयों को लेकर अलग अलग समिति बनाई गई और उन समिति के जो अध्यक्ष थे उनके नाम के बारे में बात करना चाहूंगा आपसे। तो जो नियम समिति बनाई गई, कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर, उसके जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के जिसे हम कहेंगे अध्यक्ष भी थे। सर्वप्रथम पट्टाभी सीता रमैया को 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया था अध्यक्ष, और क्योंकि वो वरिष्ठतम व्यक्ति थे संविधान सभा के। उसके बाद 2 दिवस बाद सर्वसम्मति से 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही नियम जो समिति थी, रूल्स कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर, उसके अध्यक्ष थे। संघ शक्ति समिति, जो फेडरल रूल्स की जो समिति थी, उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति के भी अध्यक्ष नेहरू जी ही थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल जी थे। संचालन समिति स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसे हम प्रारूप समिति कहें, उनके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। हाउस कमेटी, सदन समिति के जो अध्यक्ष थे वो पट्टाभी सीता रमैया थे। स्टेट कमेटी, राज्य समिति के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। परामर्श समिति, इंग्लिश में अगर कहूँ तो एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स और एडवाइजरी कमेटी ऑन माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, इन सब समिति के जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सर्वोच्च न्यायालय समिति के जो अध्यक्ष थे वो एस वारदाचार्यार थे। तो ये कुछ प्रमुख संविधान सभा के अंतर्गत समिति बनाई गई थी और उनके सदस्यों का नाम था। इस संविधान सभा में जो महिला सदस्य थी वो सरोजनी नायडू और श्रीमती हंसा मेहता थी, और 2 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सदस्यता को अस्वीकार कर दिया था, वो जयप्रकाश नारायण तेज बहादुर सप्रू थे। तो ये हुआ आपकी संविधान के इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि संविधान के अगले हिस्से में हम चलेंगे कि संविधान बना तो क्या हुआ, कैसा हुआ, और उसके बाद उसकी जो प्रस्तावना है वो क्या है, फिर संविधान को कितने हिस्सों में बांटा गया, कितने अनुच्छेद हैं, कितने उसके भाग हैं,
इस भाग को क्या कहते हैं, और फिर अगली वीडियोस में मैं पर्टिकुलर आपको अनुच्छेद के बारे में बताऊंगा, किस अनुच्छेद में क्या क्या आ गया, किस अनुच्छेद का क्या अर्थ है। तो दोस्तों, ये अगर आपको मेरी ये जो संविधान से जुड़ी हुई जो वीडियो लेक्चर सीरीज है, अगर ये पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।